देखो आज हम जो आयुर्वेद संग्रह गोविंद पारेख के कंपैरेटिव पॉइंट्स पर रहे थे, उसका आज हम पेज नंबर 7 पढ़ने वाले हैं। देखो मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि हमेशा नए पेज को पढ़ने से पहले पुराने पेजेस को रिवाइज़ करना है, क्योंकि गोविंद पारेख हमारे कन्फ्यूजन्स को क्लियर करता है। तो जब हम हमारे कन्फ्यूजन्स को क्लियर कर रहे हैं तो हमें नए कन्फ्यूजन्स नहीं क्रिएट करने हैं। जब भी नया पेज स्टार्ट करना है आपको, मैं इसलिए बोल रही हूँ, पहले आपको उस पेज को पढ़ने में 10 मिनट लगेंगे, लेकिन अभी वही 5 पेजेस, वही 6 पेजेस को पढ़ने में आपको 5 मिनट लगेंगे। उस तरीके से हमेशा जब आप नेक्स्ट पेज पे जाओगे ना तो आपका रिवीजन क्लियर हो जाएगा। लोग लेके बैठते हैं कि गोविंद पारेख आखिरी में पढ़ेंगे, पेज के 1 महीने पहले पढ़ेंगे, हाँ वो तो सब पढ़ा हुआ था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हर चीज़ अगर आपको एक जगह पर मिल जाती है, मैं भी जब पढ़ाती हूँ तो मैं कंपैरेटिव पॉइंट्स लेकर चलती हूँ, लेकिन जब गोविंद पारेख से पढ़ते हैं हम तो कोई चीज़ छूटती नहीं है, ठीक है। और ये एक स्टैंडर्डाइज्ड है, बहुत सारे आचार्यों ने बैठ के मतलब जो पॉइंट्स थे उनके वो एक जगह पर कंपाइल कर दिया, हमें बनी बनाई खीर मिल रही, हमें इस खीर को ही अच्छे से खाना है, ठीक है। तो ज़्यादा हम शुक्र तक पढ़ चुके थे, आज हम पेज नंबर 7 पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है आर्तव के दोष। देखो आर्तव के दोष में अगर आचार्य का मेंशन नहीं है तो हमेशा 8 टिक करना है। वो इसलिए 8 टिक करना है क्योंकि आचार्य चरक ने ही सिर्फ श्लोक के फॉर्म में इसकी संख्या 8 बताई है। आचार्य सुश्रुत का जो वर्णन आता है साध्यता असाध्यता के बेसिस पे आता है। देखो साध्य होते हैं 4, वातज, पित्तज, कफज और रक्तज, सन्निपातज नहीं है यहाँ पे, और असाध्य होते हैं 7। जब हम शुक्र के दोषों के बारे में वर्णन करते हैं तो आचार्य सुश्रुत ने वहाँ पे भी साध्यता असाध्यता का वर्णन बताया है, लेकिन उन्होंने एक चीज़ एक्स्ट्रा बताई है, दैट इज़ ऊपर देखो कृच्छ साध्य। हमेशा अपनी बुक साथ में लेके बैठना है। इमेजिनरी क्रिएट होती है, देखो मैं बोल रही हूँ फ़ोटोज़ क्रिएट होती हैं। बुक मैं आज भी PDF से पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं अपनी बुक साथ में लेके बैठी हूँ। फ़ोटोज़ क्रिएट होती है। हमारी बुक में जैसे कई बार हम क्वेश्चंस नहीं लगाते हो तो हमें याद आता है यार इस पेज पे ये लिखा था, तो हमें मल्टीपल सोर्स पे नहीं जाना है, एक ही सोर्स को लेना है, लेकिन उस सोर्स को अच्छे से करना है। जैसे 10 बुक पढ़ने से अच्छा है एक बुक पढ़ो, एक बुक को 10 बार पढ़ो, वही आपका फंडा यहीं पे रहेगा। फंडा बहुत क्लियर है, आयुर्वेद के सिद्धांत सिंपल है, क्लियर है, बस अच्छे से याद करते चलना है, भटकना नहीं है। डिफरेंट सोर्सेज पे मत जाओ, कभी भी रिलाय करो अगर किसी एक पे भी कर रहे हो, लेकिन अच्छे से करो, उसके टेक्निक पर भरोसा करो और विश्वास करो। देखो हमें पता है, हम चिकित्सक हैं, तो कि विश्वास से ही आधी चीज़ें जीत जाती है, आधी जंग हम वैसे ही जीत जाएंगे। आज वीडियो को नहीं खींचते हुए हम आगे टॉपिक पे चढ़ते हैं। तो कुणप, गंथी, प्रूति, पुए, छीण, ठीक है, ये जैसे जिस श्लोक में मुझे याद है इसलिए मैंने उसी तरीके से बोल दिया। और मूत्र और पुरीज ग्रंथि, यहाँ पर सिर्फ 2 जो संख्या बताई गई है असाध्य की सुश्रुत ने, वो किस लिए थी, वो असाध्य की थी। तो यहाँ पर जो मूत्र और पुरीश युक्त है वो किस में बताए हैं, असाध्य में, और बाकी भी जो कृच्छ साध वाले 5 है वो भी असाध्य के अंदर ही बताए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं औषध काल की। औषध काल हमारे ट्रीटमेंट के में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम जब पेशेंट को मेडिसिन देते हैं तब औषध काल कि कौन सा दोष दूषित है, कौन सी वायु दूषित है, उसके हिसाब से अगर हम उसको मेडिसिन देंगे तो वो 10x काम करती है, ठीक है। तो चरक ने यहाँ पर सिर्फ हम नंबर देखेंगे, जब मैं आपको बताऊंगी तो मैं उसको एक एक डिटेल में बताऊंगी, और बिल्कुल ट्रिक है मेरे पास, इतनी ईजी है ना, आप उसको एक बार याद कर लोगे कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। नंबर याद करते हैं यहाँ पे। देखो चरक ने कितने बताए, 10, सुश्रुत ने 10। देखो अलग चीज़ है यहाँ पे शारंगधर की, क्योंकि शारंगधर ने बताए हैं 5, बाकी सबके 10-10 हैं। अष्टांग संग्रह ने भी कितने बता दिए, 11, तो उस पर नहीं जाना है, मेन चीज़ यहाँ याद रखेंगे। अष्टांग की तो 11 हो ही जाती है याद, सारंगधर की हम 5 याद करेंगे। अब चलते हैं शरीर की लंबाई में। देखो यहाँ पर हमारी एनाटॉमी पूरी हम याद करेंगे। शरीर की लंबाई तो चरक ने बोली है, देखो पर्व भी मैं बोलूँगी, हाईलाइट करूँगी, 84 अंगुल पर्व, ठीक है, 84 अंगुल पर्व। में हिंदी में शायद गलती हो सकती है मेरी, थोड़ी हिंदी वीक है ना, ये वर्ड्स की 84 वगैरह वालों की है ना, तो 84 अंगुल पर्व। और सुश्रुत ने, अब देखो इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे आएगा, तो जो एनाटॉमिकल पोजीशन है हमारी वो अलग है। एक ने क्या बोला, जैसे ड्राइंग पे मत जाना ना, ऐसे खड़े हैं, ठीक है, इसके हाथ इधर ही है, ये ऐसे कौन ने खड़ा किया है, चरक ने खड़ा किया है, लेकिन उसको हैंड रेस पोजीशन में किसने खड़ा किया, सुश्रुत ने। तो उसकी जो हैंड रेस पोजीशन है इसलिए उसका 120 अंगुल आता है। इसके हाथ नीचे हैं, इसके हाथ ऊपर है, तो जो हैंड रेस पोजीशन है वो सुश्रुत की है, इसलिए उसकी 120 अंगुल है, और चरक की 84 अंगुल है, ठीक है। और बाकी आचार्य अष्टांग संग्रह जो बोलते हैं वो भी 84 अंगुल बोलते हैं, यहाँ पर वर्ड उनने ऐड नहीं किया है, ठीक है। और 3.5 हस्त भी, ठीक है, 3.5 हस्त, यहाँ पर जो श्लोक पढ़ते हैं ना अष्टांग हृदय शारीर में, तब वहाँ पर लिखा आता है 3.5 हस्त,
ठीक है, 3.5 हस्त, ये वर्ड आप यहाँ पर लिख लो। यहाँ पर 3 हस्त लिखा है लेकिन वहाँ 3.5 हस्त लिखा है श्लोक में, ठीक है। स्वस्थ व्रत में जब हम वर्णन पढ़ते हैं तब हम पढ़ते हैं क्षौर कर्म का, ठीक है। क्षौर कर्म क्या होता है, जो भी हमारे एक्स्ट्रा जैसे नेल्स है, हेयर्स है, उनको कब कट करना चाहिए। तो चरक सुश्रुत वाग्भट का एक ही मत है कि देखो, पक्ष मतलब क्या होता है, पक्ष मतलब होता है हमारे 15 डेज़। तो 15 डेज़ में आपको 3 बार कटाना, मतलब 5 डेज़ के इंटरवल में आपको हेयर कट लेना है। हेयर कट नहीं भी लो तो नेल्स तो कट करोगे। लेकिन छार पाणी और भेल यहाँ पर बड़ा अजीब चीज़ बोलते हैं। ये बोल रहे हैं यहाँ पर 3 मास में 1 बार करने के लिए कहा गया है। मतलब आप सोचो, आपकी हेयर लेंथ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच लिया यहाँ पे। 3 मास में आपके बहुत पैसे बच जाएंगे। 3 महीने में सिर्फ 1 बार क्षौर कर्म करने के लिए बोला है। हाइजीनिकली ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो अलग मत है वो पहले के कॉन्टेक्स्ट में देखो, ये कई बार पूछी गई है, जब हम स्वस्थ व्रत पढ़ते हैं तब भी ये पॉइंट आता है, लेकिन अभी हमें ये याद नहीं रखना है। अब रोग ज्ञान उपाय, मतलब हम रोगों को कैसे जानें, क्या साधन है, व्हाट आर द मीडियम्स कि हम रोग को आइडेंटिफाई करें, मतलब प्रमाण कह सकते हैं ना, उसको हम प्रमाण की संज्ञा यहाँ पर देंगे। जो प्रमाण है चरक ने कितने बताए, 3, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश। प्रत्यक्ष क्या होता है, जो हमने तुरंत देख लिया। अनुमान क्या है, जो हमने युक्ति से देखा है ना, युक्ति तर्क अनुमानम। और आप्तोपदेश, जो हमारे आप्त पुरुषों ने जो वचन कहे, दैट इज आप्तोपदेश। फिर उसके बाद सुश्रुत जी के यहाँ पे कहते हैं, सुश्रुत ने 6 परीक्षाओं का भी वर्णन किया है। देखो, श्रोत आदि से क्या समझना है, 5 हमारी ज्ञान इंद्रिया हो जाएगी और 1 हो जाएगा प्रश्न। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछा जाता है, इंटरव्यू में भी कई बार ये क्वेश्चन होता है कि अष्टविध परीक्षा का वर्णन किसने किया है। तो अष्टविध परीक्षा का वर्णन हमारे योग रत्नाकर ने किया है, ठीक है। ये परीक्षा का बहुत डिटेल्ड वर्णन हम जब हम रोग निदान पढ़ते हैं तब हम देखते हैं ना, बहुत इजी वे में हमारे आचार्यों ने हमें अच्छी परीक्षा के बारे में बताया गया है, अच्छी डिटेल्ड परीक्षा, ठीक है। अब देखते हैं जो हमारा यंत्र संख्या की, देखो अगर मैंने ये पोर्शन पढ़ा दिया है तो ये एज ए क्वेश्चन आंसर भी आपके लिए रहेगा। देखो, यंत्र की संख्या मैंने पढ़ाते समय ही आपको बताया था 101 होती है, किसकी, सुश्रुत की। वाग्भट की कितनी होती है, एक जगह असंख्य लिखी है और एक जगह 116 लिखी है, क्या, ठीक है। अब जो स्वास्तिक की तो बहुत अच्छे से मैंने ट्रिक भी आपके शॉर्ट्स में शेयर करी है, ठीक है, कि स्वास्तिक यंत्र को हमें कैसे याद करना है, क्या कि किस में वो यूज़ होता है। तो संख्या हो जाती है 24, ठीक है। 18 अंगुल का उसका प्रमाण है अस्थि में लगे हुए शल्य को निकालने के लिए। तो मैं ट्रिक आपको फिर से रिवाइज़ करवा देती हूँ, ठीक है। हमने क्या ये रिवाइज़ किया था कि एक बोन है, दैट इज़ अस्थि, ठीक है, और उसकी आकृति किस पे बेसिस है, तो सिंह, जो एक तरफ हमारा शेर का मुंह बनाया था हमने और एक तरफ पक्षी का, बीच में लिखा था 18 नंबर, ठीक है। तो 18 से हो जाएगा 18 अंगुल उसकी आकृति। स्वास्तिक यंत्र है तो 18 अंगुल की हो जाएगी आकृति। बोन से हमें याद रखना है कि अस्थि में लगे हुए शल्य को निकालने के लिए यूज़ करता है। नंबर सेम है, देखो सुश्रुत का भी सेम है, वाग्भट के भी सेम है। नेक्स्ट चलते हैं शंदंश यंत्र के लिए। शंदंश की संख्या में डबल का फ़र्क है, एक ने बोली 2 और एक ने बोली 4। अब ये कहाँ के शल्य को निकालने के लिए इम्पॉर्टेंट यहीं पर आ जाता है कि इसकी अंगुल की संख्या हो गई कि 16 अंगुल लंबा है। कहाँ के शल्य को निकालता है, तो त्वक, मांस, सिरा, स्नायु के शल्य का आहरण करता है, ठीक है। ये मैंने आपको जब हम पढ़ रहे थे 7th चैप्टर तब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहली लेयर जो होती है वो हमारी वो होती है त्वक, फिर मांस, फिर सिरा, स्नायु। तो जो फर्स्ट लेयर को जाता है दैट इज़ आर शंदंश यंत्र, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा स्वास्तिक यंत्र हमने वाली ट्रिक से देखा था। शंदंश मैंने आपको बता दिया 2 4, स्वास्तिक, शंदंश। अब आता है ताल। देखो, ताल की मैंने आपको ट्रिक बहुत अच्छे से बताई थी कि उसकी मत्स्य आकृति हमें यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। ताल की संख्या, सॉरी फॉर क्वालिटी यार, कहाँ से ख़राब हो जाती है ये, ठीक है। ताल से क्या रखना है, 2 ताल, 1 ताल और द्विताल, ठीक है, ये हो जाएगा। इसकी प्रमाण कितना है, 12। मैंने आपको फिश वाली ट्रिक बताई थी कि ताल का मतलब क्या होता है, स्पून, ठीक है। तो वो फिश है और यहाँ पर रखा था बाउल और जीवित फिश उसके अंदर देखी थी हमने, ठीक है। अब ये कहाँ के शल्य को निकालने के लिए काम कर आता है, तो कर्ण, नासा, शल्य आहरणात्, रोग के दर्शनात्, क्रियाओं में सफलता तथा अचूषण क्रिया करता है, सिक्रिया, सरलता।
यहाँ पर ये देखो, ये पॉइंट ऐसा आता है, ताल का मतलब स्पून स्ट्रक्चर समझना है। जैसे कि जब हम कर्ण के मल या कर्णगुच्छ जब हो जाता है तब उसका आहरण करते हैं कान के मल का, तो जो हमारा स्कैपुला रहता है, मतलब जो हमारा यूज़ करते हैं हम उसको, उसका शेप सेम टू सेम ताल यंत्र के जैसे है। आज भी हम वही प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। तो 12 अंगुल का ये होता है, ठीक है, किस कार्य के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई चीज़ें इमेजिन ना हो, याद ना हो, चैप्टर नंबर 7 खोलो, याद करो। ठीक है, यंत्र ऐसी चीज़ नहीं है जो हम भूल जाएं। फिर चलते हैं नाड़ी, क्योंकि देखो नाड़ी का कोई मेज़रमेंट नहीं है क्योंकि वो आवश्यकता के अनुसार है, मैंने आपको तब भी बताया था। तो 20 और 26, ठीक है, क्या क्या पढ़ लिया हमने? स्वास्तिक, छंदंश, ताल और नाड़ी। ठीक है, स्वास्तिक, छंदंश, ताल, नाड़ी, इसी सीक्वेंस में हमेशा आपको पढ़ते चलना है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि आचार्य सुश्रुत ने उसकी संख्या 20 और आचार्य वाग्भट ने उसकी संख्या 26 मानी है। ठीक है, अब वो क्या क्या काम के लिए इस्तेमाल करता है? तो श्रोतोगत शल्य को देखने के लिए, निकालने के लिए, वहाँ पर कार्य करने के लिए, सारी चीज़ों में क्या यूज़ होता है? हमारा नाड़ी यंत्र। ठीक है, देखो यहाँ पर मिसप्रिंट है, वही मुझे लग रहा था, मैं शांत सी नहीं हो गई, ये यहाँ पे नहीं है, नहीं है, ये है नाड़ी यंत्र का पॉइंट, वही मैं बोल रही थी। ठीक है, अब आते हैं शलाका पे। शलाका की संख्या है 28 और 34 आवश्यकता अनुसार। फिर उसके बाद उपयंत्र की संख्या है 25। ठीक है, और यहाँ पर ये आचार्य वाग्भट ने हमें पहली चीज़ कम मानी, दैट इज़ 19 उपयंत्र की संख्या और आवश्यकता अनुसार। तो कुल हमारे हो जाएंगे 101, 116 और असंख्य। ठीक है, यंत्र शस्त्र ऐसी चीज़ है जो हमें भूलनी नहीं है। शस्त्र की बात कर लेते हैं, तो शस्त्र सुश्रुत ने कितने माने? 20। अब वो पूरी चीज़ें तुम्हें याद आनी चाहिए कि कौन सा यंत्र जो है हमारा, कौन सा शस्त्र किस लिए काम आता है। अब शस्त्र पे आ जाते हैं, तो चलो रिवाइज करो। छेदन भेदन किस में लिए यूज़ होता है? छेदन लेखन से चालू करते हैं। चलो, श्लोक में छेदन लेखन लिखा ना, छेदन लेखन कौन कौन सा? मंडलाग्र और करपत्र करता है। छेदन लेखन कौन सा करता है? आहरण कौन सा करता है? सूची कहाँ कहाँ पर आई है? ये सारी चीज़ें रिवाइज होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है, छोड़ो इसको, यहीं एक बार खोल के देखो, बुक खोलो और अच्छे से रिवाइज करो, यहीं पर छोड़ दो। देखो, जो आगे आगे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है अगर पीछे का याद नहीं आ रहा है तो। अब यहाँ पर कौन से 6 एक्स्ट्रा है वो देख लेते हैं। कर्णवेधन, खर्ज, कूर्च, सर्पमुख, लिंग नाश, वेदनी और कर्तनी। ठीक है, कर्तनी पे एक बार क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर। तो ये हो जाता है हमारा शस्त्र को बहुत शॉर्ट में यहाँ पर निपटाया गया। देखो, यहाँ पर मूल नाड़ी की संख्या भी आती है एक बार, कि मूल नाड़ी कितनी है? 12 है, और डलहर ने कितनी बोली है? 20 बोली है, उसको मत जाओ। ठीक है, जब हम ए श्रेणी पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि इसका डिवीजन चरक सुश्रुत दोनों जगह आता है। तो चरक ने कितनी बोली है? 2, सुश्रुत ने बोली है 3। 3 कैसी? गंडूपद, यवप्राख्या और तीक्ष्ण कंटक मुखी। ठीक है, कौन सी? गंडूपद, यवप्राख्या और कंठक मुखी। देखो, जिस भी चीज़ में या वर्ड थोड़ा सा बड़ा या अटपटा सा लगता है ना, कोशिश करो कि उसको 2 से 3 बार बोलो। जब तक आपकी टंग उसके लिए कंफर्टेबल हो जाएगी ना, तो आपको वो वर्ड अटपटा नहीं लगेगा। पहली स्टेज क्लियर हो जाएगी कि वर्ड तो चलो अटपटा नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही गंडूपद, यवाख्या और तीक्ष्ण कंठक मुखी, ऐसे करके 3 है। फिर उस पर पढ़ते हैं अनुशस्त्र संख्या। अनुशस्त्र, देखो अभी हमने शस्त्र देख लिए, तो अनुशस्त्र क्या होता है? जब हमारे पास शस्त्र ना हो और जो ऐसा व्यक्ति हो जो शस्त्र का भार सहन ना कर सकता हो, तब हम अनुशस्त्र यूज़ करेंगे। तो अनुशस्त्र की संख्या हो गई हमारी 14। वाग्भट ने कितनी बताई है? 12। ठीक है, फिर आते हैं हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो छार है। मैंने छार आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, यहाँ पर मुझे सारे आंसर्स मिलने चाहिए आपके, कि छार के भेद किसने कितने माने हैं, कहाँ पर कौन सा मध्यम है, कौन सा तीक्ष्ण है ना। चलो, चरक के 2, पानी और प्रतिसारणीय। पानी को क्यों पानीय बोलते हैं, प्रतिसारणीय को क्यों प्रतिसारणीय बोलते हैं? ठीक है, फिर सुश्रुत ने 2 ही, पानीय प्रतिसारणीय। फिर पानीय के मृदु को क्या बोल दिया? समव्यूह, और तीक्ष्ण को क्या बोल दिया? पाक्य। और मध्यम कैसे बनता है? चलो बताओ, यहाँ पर रिवाइज होना चाहिए चीज़ें। ठीक है, मध्यम के लिए मैंने कौन सा प्रमाण बताया था? कौन सी चीज़ 2 द्रोण होती है ना? कौन सी चीज़ 8 पल होती है? ये पूरा पूरा नहीं बताऊंगी क्योंकि अभी अगर पूरा पूरा याद नहीं आ रहा तो पढ़ने जाना पड़ेगा, है ना। अभी याद ना आए कोई दिक्कत नहीं है, अभी बहुत टाइम है एग्ज़ाम को, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम याद आना चाहिए, उसके लिए अभी पढ़ना पड़ेगा ना। ठीक है, वाग्भट ने 2 बताए हैं, एक अंतः और एक बाह्य परिमार्जन। ठीक है, क्षार के गुणों की देख लेते। क्षार के गुण और दोष देखो, यहाँ पर जब आचार्य सुश्रुत इसका वर्णन करते तो गुण तो कम बताए हैं, दोष ज़्यादा बताए हैं, है ना। ये नंबर पे कभी भी कन्फ्यूजन हो सकता है कि गुण कम
ऐसे कैसे हो सकता है? गुण तो हमें क्षार इतनी अच्छी हमारी औषधि है और उसके गुण कम और दोष ज़्यादा बताए हैं। ठीक है, वाग्भट ने तो 10-10 बोले। कौन से एक्स्ट्रा माने? तो शिखरी और सुख निर्वाप्य। कौन कौन से? शिखरी और सुख निर्वाप्य, ये एक्स्ट्रा याद कर लो, क्योंकि वो 8 तो हम जब वाग्भट पढ़ते हैं, सुश्रुत पढ़ते हैं, तब इजीली याद हो जाते हैं, जो वो भूल जाते हैं जो एक्स्ट्रा है। शिखरी और सुख निर्वाप। शीशु याद रखा था मैंने, है ना? शिशु नहीं बोलते अपन किसी को, शीशु। शू स्पेलिंग ऐसी ही रखना है, लेकिन शी से हो जाएगा शिखरी और सु से हो जाएगा सुख निर्वाप्य। ठीक है, फिर चरक ने भी 10 माने हैं हमारे। और अग्निकर्म की विधि, अग्निकर्म की कितनी विधि होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि उसको पूरा कंप्लीट करेंगे हम। पेज नंबर 8 का टॉपिक हो जाता है। अभी तक जितना पढ़ा समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ते चलो और ऐसे ही हम सारी चीज़ें ईजिली कंप्लीट कर लेंगे, है ना? बस पढ़ते रहो।